नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है शिक्षा परीक्षा के इस YouTube चैनल में, जहां हमारा एकमात्र उद्देश्य शिक्षा से लेकर परीक्षा तक आपके साथ बने रहना है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, आजकल हम वर्णमाला का अध्ययन कर रहे हैं और वर्णमाला की 2 वीडियो पहले ही आप तक पहुंच चुकी हैं। तो वर्णमाला से संबंधित तीसरी वीडियो आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं, जहां हम लगभग वर्णमाला को समाप्त कर ही लेंगे। और आज हम देखने वाले हैं कि वर्णमाला में और किस किस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अब तक हम वर्णमाला में क्या, पहली वीडियो में हम वर्णमाला का संक्षिप्त रूप से अध्ययन कर चुके हैं। उसके साथ साथ स्वरों और व्यंजनों की बात हम दोनों वीडियोज में लगभग कर चुके हैं। तो मैं आप सभी को वर्णमाला के कुल 52 वर्णों को संक्षेप में समझा चुका हूं, जो आपके लिए ज़रूरी है, जितना भी आपके लिए ज़रूरी था। तो देखते हैं, आज हम बात करेंगे, हमने वर्णमाला के उन्हीं वर्णों को कुछ और प्रकार से बांटने का कोशिश की है, मतलब बांटा गया है। तो 2 प्रकार से हमने क्या है और वर्णों को बांटा है। पहला प्राण के आधार पर, और दूसरा है घोष के आधार पर। पहला प्राण के आधार पर तथा दूसरा घोष के आधार पर। समझते हैं आखिर ये है क्या क्या। देखिए, प्राण का अर्थ होता है वायु। तो प्राण का अर्थ क्या है? प्राण का अर्थ वायु से है। प्राण का अर्थ वायु से। कौन सी वायु? जो हम सांस लेते समय हमारी जो मुख से वायु बाहर आती है, उससे, है ना। और घोष का अर्थ देखते हैं यहां पे, घोष का अर्थ स्वर यंत्रियां जो हमारे गले के अंदर होती है, स्वर यंत्रियों के कंपन से है। स्वर यंत्रियों के कंपन से है। तो देखते हैं, भी समझाता हूं मैं कैसे कैसे। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं प्राण या वायु क्या है। तो देखिए, जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो उस समय हमारे मुख से कोई ना कोई, या तो छोटी या बड़ी कुछ, तो कुछ तरीके से हवा या वायु, हमारी सांस बाहर की तरफ निकलती है। तो उसी के आधार पर हमने प्राण के आधार पर 2 भागों में बांटा है। किसको? वर्णों को। पहला है महाप्राण, या पहले अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। समझने की कोशिश करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। तो देखिए, इस चीज को, हिंदी एक प्रैक्टिकल भाषा है ना, सब चीज हम प्रैक्टिकल के साथ अगर समझने की कोशिश करें समझ सकते हैं। देखिए, प्राण का अर्थ है हमारे मुख से बाहर आने वाली वायु से, ठीक है। और हमने इसके आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल आधार पर भी बता दें कि अल्प प्राण महाप्राण कौन से वर्ण हैं। तो देखिए, जब भी अल्प प्राण महाप्राण की बात होगी, तो मैंने ये क्या है, स्पर्शी व्यंजन लिखे हुए हैं। मैंने क्या है, ये स्पर्शी व्यंजन 25 के 25 क्या थे, स्पर्शी व्यंजन। यहीं से हम एक ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, ये कै वर्ग, ये चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये तै वर्ग और ये पै वर्ग मैंने पढ़ा है, पहले मैं पढ़ा चुका। तो ये क्या है, ये इन 5 वर्ग का क्या है, पहला वर्ण। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये 5 वर्ग के क्या है, पहला वर्ण। ये दूसरा वर्ण, ये क्या है, दूसरा वर्ण। ये 5 वर्ग के तीसरे वर्ण, और ये चौथे, और उसके बाद 5वें। तो यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, है ना। हर वर्ग 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में क्या है, 5 वर्ण हैं। तो 5 वर्ण का ये पहले वर्ग का पहला वर्ण, ये दूसरे वर्ग का पहला वर्ण। इसी प्रकार हमारे क्या है, हम इन्हें बांट सकते हैं। तो अब जब हम बात करेंगे अल्प प्राण और महाप्राण की, तो हम एक ट्रिक से लिखेंगे। पहले स्टार्ट किससे करेंगे, अल्प से, क्योंकि ए पहले आता है। याद रखने के लिए हम क्या है,
याद भी रख सकते हैं कि ए मैं से हमेशा पहले आता है, तो अल्प से शुरू करेंगे, फिर महा, फिर अल्प, फिर महा और फिर अल्प। ठीक है, और भी जो वर्ण है बाकी बचे हुए हम इनमें शामिल कर लेंगे, है ना। बाकी मुख्य रूप से हम 44 अपने 33 वर्ण और 11 स्वरों का ही इसमें वर्गीकरण करेंगे 44 वर्णों का, बाकी औरों का नहीं करते। तो अल्प महा अल्प, ठीक है, ये हुआ हमारा तरीका लिखने का। तो इससे एक चीज बाहर निकल के आएगी तुम्हें, क्या कि पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, सभी वर्गों का, पांचों वर्गों में पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो कैसा होगा, अल्प प्राण। कैसा होगा, अल्प प्राण। और दूसरा और चौथा वर्ण कैसा होगा, महाप्राण। बात समझ आई। अब देखिए प्रैक्टिकल से समझते हैं अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। प्राण का अर्थ है वायु से, है ना, प्राण का अर्थ किस चीज से है, वायु से। और महा और अल्प क्या है, अल्प का मतलब क्या होता है, बचपन से ही तुम समझ में आ रहा होगा, अल्प का मतलब होता है कम, छोटा, थोड़ा। महा का अर्थ होता है बड़ा, ज्यादा, है ना, इसी सेंस में यहां से इनके अर्थ निकलेंगे ज्यादा से, है ना। तो देखो अल्प का मतलब है जिन वर्णों के उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा थोड़ी हो या कम हो, है ना। तो उसका क्या अर्थ क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। जब हम वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं, यदि हमारे मुख से क्या वायु कम मात्रा में निकल रही है, तो वो वर्ण कैसे होंगे, अल्प प्राण। जहां पर वायु अधिक मात्रा में निकलेगी वो कैसे होंगे, महाप्राण। प्राण से तुम समझ जाओगे, है ना, प्राण शब्द का अर्थ वायु से ही होता है, प्राण शब्द का अर्थ वायु से ही होता है। बात समझ आएगी। तो देखो कै क्या है, अल्प प्राण, ख क्या है, महाप्राण, ग क्या है, अल्प प्राण, घ क्या है, महाप्राण, और ये है क्या है, अंगा। इसका उच्चारण क्या है, इसको क्या बोलते हैं, अंगा। अंगा भी क्या है, देखो इसमें ये बाद में एक नुक्ता सा होता है, ये अंतर है, ट डे जो क्षिप्त व्यंजन है उनके नीचे एक छोटा सा नुक्ता होता है। बाकी हम पढ़ तो चुके हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बता दूंगा। ये क्या है, अल्प प्राण। अब देखिए प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने मुंह के बाहर ऐसे हाथ रखेंगे थोड़ा सा दूर, ठीक है। बोलो कै, खे, गे, घे और अंग, कै, खे, गे, घे, ये चार ही बोल लेते हैं, कै, खे, गे, घे। फिर बोलो च, छ, जय, झय। तो तुम साफ अंतर समझ तुम्हें आएगा कि जो अल्प प्राण वर्ण है, जो अल्प प्राण के वर्ण हैं, उनके उच्चारण के समय जो वायु है ना वो तुम्हें कम महसूस होगी, और जो महाप्राण है उनके उच्चारण के समय वायु अधिक तुम्हारे हाथ पर महसूस होगी। एक बार और प्रैक्टिकल करो, टे, ठे, टे, ठे, टे, ठे, डे, ढे, टे, ठे, डे, ढे। तो तुम क्या देख पा रहे होगे, अगर तुम कर रहे हो जो मैं करना चाह रहा हूं, जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम्हें साफ पता चल जाएगा कि हमें रटने की भी जरूरत नहीं है। हमें क्या है, रटने की भी जरूरत नहीं है। हम वर्णों का क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, और वहां से भी पता लगा सकते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। पहले में अल्प प्राण, तो अल्प प्राण महाप्राण क्या है। देखो अल्प प्राण वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम हो, या लिखने के तरीके से लिख सकते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से अल्प मात्रा में वायु निकले। ठीक है, बात समझ आई। अल्प प्राण क्या है, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से वायु किस मात्रा में निकले, अल्प मात्रा में। अल्प का मतलब क्या होता है, कम मात्रा में हमारे मुख से वायु बाहर निकले। बात समझ आई। तो आगे देखते हैं अब ये वर्ण होते कौन कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से। तो मैंने क्या बताया, पहला, तीसरा और पांचवा, जो हमारे 5 वर्ग हैं उनका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो ये 5 ये, 5 ये और 5 ये। तो मैं यहां शॉर्ट में लिख दूं, पहला वर्ण, तीसरा वर्ण तथा पांचवा वर्ण।
बात समझ आ रही है? किसका पहला, किसका तीसरा, किसका पांचवा? जो हमारे वर्ग है ना, जो हमारे 5 वर्ग मैंने बराबर में लिखे हुए हैं, इन्हीं का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या अल्प प्राण में और क्या क्या है। तो देखो पहला, तीसरा, पांचवा तो ये हो गए। उसके बाद हमारे क्या है, अंतस्थ व्यंजन भी है और संघर्षी व्यंजन भी है और सारे स्वर भी हैं। तो देखिए उनमें से क्या क्या, सारे अंतस्थ व्यंजन, सारे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, रे, ले, वे, य, रे, ले और वे, चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन इसी किस्म अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। बोल के देखो, य, रे, ले, वे, महसूस भी नहीं होगी तुम्हें क्या, वायु हमारे हाथ पे महसूस भी नहीं होगी। उसके बाद सारे स्वर, सारे ही स्वर, स्वर कौन से? 11 के 11 स्वर हमारे किस श्रेणी में आते हैं? किस श्रेणी में आएंगे? अल्प प्राण की श्रेणी में। तो अल्प प्राण के अंदर यही वर्ण आते हैं, कितने? 5, 5 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 11 30। तो यहां पर संख्या इनकी कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? 30। तो तुमसे कोई डायरेक्ट पूछ भी ले कि अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो अल्प प्राणों की संख्या होती है 30। चलिए अब महाप्राण समझ लेते हैं, महाप्राण क्या है। बचे हुए सब कहां जाएंगे? महाप्राण में। अल्प प्राण क्या थे? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुंह से जो निकलने वाली वायु है वो अल्प मात्रा में हो, बस। ठीक है, इतना सा ही हमें याद रखना है। देखते हैं महाप्राण। चलिए दूसरा है हमारा महाप्राण। ठीक है, तो जस्ट उसका उल्टा जैसा नाम है महाप्राण। महा का मतलब क्या होता है? ज्यादा या अधिक। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती या निकले। ठीक है, बात समझ में आई? क्या है? अल्प प्राण क्या थे? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से क्या निकले? वायु अल्प मात्रा में निकले, और जहां अधिक मात्रा में निकलेगी वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण में मैंने बता दिया। अब महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? दूसरा और तीसरा, हमारे पांचों वर्ग का दूसरा और चौथा, माफ करिए दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा वर्ण, चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। और इसके बाद हमारे क्या बचे? संघर्षी व्यंजन, श, 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 ह, श, 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 ह, श, 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 ह। तो तुम्हें पता है इनको क्या बोलते हैं हम? संघर्षी, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन। और ये होते कौन कौन से हैं? ये वाला श, श, श और है। तो ये चारों किस्म आएंगे हमारे महाप्राण की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, तो अब महाप्राण की संख्या कितनी हो गई? 5 ये, 5 ये और 4 ये। तो महाप्राणों की संख्या हो जाएगी तुम्हारी कितनी? महाप्राणों की संख्या हो जाएगी तुम्हारी कुल मिलाकर 14। तुमसे पूछे कुल महाप्राणों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी? 14। महाप्राणों की संख्या कितनी होगी? 14। और अल्प प्राणों की संख्या कितनी थी? 15। तो हमारे स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर, कुल मिलाकर 30। बात समझ आई? बात समझ आई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब किसकी बात करते हैं? अघोष सघोष की, अघोष और सघोष की। तो देखते हैं, है ना। अब पहला तो हमने प्राण के आधार पर क्या कहा था? वर्णों का वर्गीकरण। अब करते हैं किसके आधार पर? घोष के आधार पर। ठीक है, और घोष का अर्थ मैंने तुम्हें बताया भी क्या है? कंपन। क्या है? कंपन। घोष का अर्थ क्या है? कंपन। तो इन्हें भी इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इन्हें भी क्या है, हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हम वहां हमारा तरीका क्या था? अल्प महा, अल्प महा। तो यहां पे हमारा तरीका होगा, पहले जो दो वर्ग हैं वो कैसे हैं? अघोष। पहले जो 2 वर्ग हैं वो कैसे हैं? अघोष। और जो बाद के 3 वर्ग हैं वो क्या हैं?
सघोष। जो बाद के 3 वर्ग हैं वो क्या है? सघोष। और पहले जो 2 वर्ग हैं वो है सघोष। और सघोष और अघोष, स और ए, स का मतलब साथ, ए एक ऐसा क्या है? उपसर्ग है जो कैसा है? नकारात्मक है ना। साधारण कोई शब्द है उसके सामने लगा दो असाधारण तो उसका अर्थ विपरीत हो जाता है। तो ए उपसर्ग है जो कैसा है? नकारात्मक उपसर्ग। तो इससे ही तुम इसका अर्थ निकाल लोगे। ए घोष का मतलब जहां पे घोष नहीं है या ना के बराबर है। ठीक है, तो घोष का अर्थ क्या है? कंपन। अब कंपन कहां होगा? कंपन हमारी स्वर यंत्रियों में होगा। तो यहां देखो, यहां इन्हें पहचानने का तरीका क्या है? हम हल्का सा गला मत घोट लेना है ना, कभी यहां से गला ही दबा लो अपना, कंपनी कंपन बंदी हो जाए सारा कंपन। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे, बस हल्का सा हाथ रख के देखो, है ना। तो पहले 2 वर्ण क्या है हमारे? अघोष। अघोष का अर्थ है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय कंपन ना के बराबर हो। क्या? ना के बराबर कंपन। अघोष का मतलब है कंपन नहीं होना। तो सघोष क्या है? जहां पे हमें कंपन महसूस होगा। बोलो, हाथ रखो ऐसा हल्का सा। क ख ग घ, क ख ग घ, ऐसे बोलो। च छ ज झ, च छ ज झ। तुम्हें गले में थोड़ा सा भारीपन, झंझनाहट महसूस होगी। ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। बात समझ आ रही है ना। तो अब देखो क्या है अघोष? क्या है अघोष? क्या है अघोष? वही इसी तरीके से लिखेंगे, वे वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय, जिनके उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन ना के बराबर होता हो, ना के समान होता हो, है ना, होता हो। अब देखो क्या है, गला है, थोड़ा बहुत कंपन तो होगा, लेकिन कंपन तुम्हें महसूस ना के बराबर ही होगा। स्वर यंत्रियों में कंपन क्या है? ना के बराबर। अब अघोष वर्ण कौन कौन से हैं ना, तो दोनों जो हमारे पहला और दूसरा वर्ण है ये तो हमारे घोषों के अंदर आ गए। तो लिख लूं, अब तो तुम समझ ही गए होगे ना। पहला तथा दूसरा, पहला तथा दूसरा वर्ण, किसका पहला किसका दूसरा? जो हमारे 5 वर्ग हैं किसके? स्पर्शी व्यंजनों के, उनका पहला और दूसरा वर्ण, पांचों का पहला पांचों का दूसरा वर्ण क्या होता है? क्या होता है? अघोष वर्ण। कैसा वर्ण? अघोष वर्ण। और उनके साथ हमें याद रखना है कौन कौन से वर्ण? श, श और है। श श श, बस श श और श, है नहीं, श श श। यही 13 वर्ण, 10 तो ये हो गए, 5 और 5 10, और ये कितने हैं? 3। यही 13 वर्ण क्या होते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। यही 13 वर्ण क्या होते हैं? अघोष। अगर संख्या की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? कितनी? 13। अघोष वर्णों की संख्या की बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 13। बात समझ आई? तो अब अघोष भी हमने समझ लिया। अघोष वर्ण क्या है? जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन जो है ना के बराबर होगा। और वहीं सघोषों की बात करो तो वहां पे कंपन थोड़ा अधिक मात्रा में होगा। कंपन क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा, कंपन हमें महसूस होगा। चलो लिखते हैं सघोष। बात समझ आई ना? अगर समझ नहीं आ रही है तो बार बार वीडियो को देखने की कोशिश करें। मैं अच्छे से समझाना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ मुझे महसूस हो जाता है कि मैंने हाँ वो चीज़ क्लिक कर दी, तुम्हें समझा दिया, मतलब अपनी तरफ से 100% हाँ जो भी है एफर्ट दे दिया, उसके बाद मैं बोर्ड से जो चीज़ों को हटाता हूँ। दूसरा क्या है हमारा? सघोष। सघोष मतलब क्या है? घोष के साथ। स का मतलब है घोष के साथ, है ना। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय स्वर यंत्रियों में कंपन होता हो, है ना, होता हो या महसूस होता हो, अल्प जो हमारे क्या है अघोषों से ज्यादा, जैसे क ख ग ग, है ना, बोलोगे ना क ख ग
तो तुम्हें अलग से यहाँ पे जो फर्क है ना प्रैक्टिकल करके देखो, वही समझ आ जाएगा। तो अब अघोष है कौन कौन से भाई, जो सघोष है कौन कौन से, अघोषों ने जिन्हें छोड़ दिया वो क्या है, सघोषी तो है। तो कौन कौन से, 3 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है ना। किनका, जो हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं उनका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण हमारा क्या है, सघोष है। उसके बाद और क्या बचा हमारा, और क्या बचा, सारे स्वर बच गए, और क्या बचा, अंतस्थ व्यंजन बच गए, अंतस्थ व्यंजन हमारे बच गए, अंतस्थ व्यंजन बच गए। और उसके बाद एक वर्ण, हमने वहां पे तीनों सह को ही तो रखा, एक वर्ण और हमारा बचा कौन सा है। तो इनकी कुल संख्या की अब हम गिनती करके देखते हैं, 5, 5 और 5, 15, 15 और 11 हमारे स्वर होते हैं, कितने हो गए, 26, 26 और 4 30 और 1 31, 30 और 1 31। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी 31, कुल संख्या हो जाएगी हमारी 31। आशा कर रहा हूं कि सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण आपको समझ आए हों, है ना। अल्प प्राण क्या है, जहां पर प्राण का अर्थ है वायु, प्राण का अर्थ किससे है, वायु से। जब जैसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से जो वायु है अल्प मात्रा में, कम मात्रा में निकले तो वो क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण। जहां पर वायु अधिक मात्रा में निकले वो क्या हो जाएंगे, महाप्राण। ये क्या था, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। तो पहला, तीसरा, 5वां कैसे वर्ण थे, अल्प प्राण वाले वर्ण, है ना। और दूसरा और चौथा कैसे थे, महाप्राण वाले वर्ण। समझ की कोशिश करो, कै, ख, ग, घ। मुख के हाथ रख के देखोगे ना ऐसे मुंह के सामने, तो तुम्हें आराम से फर्क क्या है समझ आ जाएगा। हमें याद भी ना हो ना तो भी तो प्रैक्टिकल करके देख लो। देखो, य, र, ल, व, ना तो हवा भार है, य, र, ल, व, ना तो कंपन है ना। और ऐसे ही संघर्षी जो व्यंजन हमारे, बोलो श, 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 श। अब ये तीनों से अलग अलग प्रकार के हैं, आगे जब इनका उच्चारण स्थान पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको आराम से बताऊंगा। तुम श, 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 श। तो स जो है तीनों ही उनके उच्चारण में हमसे क्या है, मुख से वायु बाहर आ रही है। और यहाँ पे हाथ रख के देखो, श, 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 श। कंपन भी महसूस होगा। तो कंपन महसूस होता है, क्या है, सघोष वर्ण है। कैसे वर्ण है, और सघोष वर्णों को ही घोष वर्ण भी कहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट तुम्हें लिखा दे देगा, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो घोष वर्ण वही होते हैं जो सघोष होते हैं। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, देख लो, अच्छी चीजें हैं तुम्हारे लिए। फिर आगे की बात करते हैं ना। चलो, तो अगला टॉपिक मैंने इसी वीडियो में एक और इंक्लूड कर दिया है, क्या है, उच्चारण स्थान, है ना। ज्यादा इधर उधर फैलने वाली ये चीजें हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे उच्चारण स्थान, जिनका आपको बहुत बड़ा मतलब यूज भी है। क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि बताओ इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। वर्णों का अलग अलग उच्चारण स्थान तुमसे पूछा जाएगा, है ना। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की बात करते हैं। बात किसकी करते हैं, उच्चारण स्थान की। अब देखो, अगर मैं बात कहूं तो मुख्य रूप से हमारे मुख के अंदर जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करेंगे, है ना, हमारे मुंह से कोई ना कोई ध्वनि बाहर आएगी, तो मुख के अलग अलग भागों में वो क्या करके आएगी, या तो स्पर्श करके आएगी, या रगड़ के आएगी, या वहां पे जोर डाल के आएगी। तो जिस अंग, मुंह के जिस अंग पे वो जो जोर या रगड़ या जो भी कह लो वो हमें महसूस होगा ना, या जो भी अंग हमारा काम कर रहा है उच्चारण के समय, वही उसके उच्चारण स्थान होते हैं। और मुख्य रूप से हमारे क्या है, 5 उच्चारण स्थान हैं, 5 उच्चारण स्थान हैं। तो उससे पहले मैं जरा तुम्हें ये लिख देता हूँ ना, बहुत आसान हो जाएगा। देखो, मैंने मिटाया ही गलत, क, ख, ग, घ, और ये क्या है, अंगा। इसमें यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा नुक्ता, च, छ, ज, झा और इया, क्या है, इया। उसके बाद टा, ठा, ड, ढा और ण, क्या है, ण। उसके बाद त, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध, न। उसके बाद प, फ, ब, भ और मैं,
प फ ब भ मैं। इस प्रकार हमारे 25 क्या है स्पर्शी व्यंजन होते हैं। स्पर्शी व्यंजन मैंने बताया कि इनकी ध्वनि क्या करती है, स्पर्श करके निकलती है ना। अब ये है कै वर्ग, ये क्या है हमारा कै वर्ग। अगर समझ में आया हो तो ये इनके साथ क्या होता है, यहाँ दिख जाए तो ठीक है। ये क्या है हमारा कै वर्ग, क्या है कै वर्ग। ये हमारा चै वर्ग, ये टै वर्ग, ये तै वर्ग, और इसके बाद पै वर्ग। याद करने के लिए तरीका बताया था क च ट त प, कचट तप, कचट तप। कचट तप एक शब्द था जो हमें याद करना था, इन 5 वर्गों को याद रखने के लिए। कचट तप एक शब्द मैंने आपको बताया था जो हमें याद रखना था, इन 5 वर्गों के उच्चारण स्थान को याद रखने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, आगे बात करते हैं कि उच्चारण स्थान हमें बताने या निकालने कैसे हैं। तो देखो, उच्चारण स्थान का पता कराने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुख में कौन कौन से उच्चारण स्थान हैं। तो देखो, पहला उच्चारण स्थान होता है हमारा सबसे गले। गले का जो ये भाग है ना, जहाँ मेरी उंगली है, ये है ना, अगर मैं फिगर बनाने की कोशिश करूँ तो ये हमारा मानो गला है, और यहाँ से ऊपर हमारा ये हो गई नाक, नाक के नीचे होंठ हो गए, मान लो बस, है ना। उसके बाद ये इस तरीके से हमारा गला, है ना। कुछ इसी तरीके से हमारा क्या होता है, बॉडी की फिगर होती है। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हंसना मत बस, है ना। कुछ ऐसा ही हमारा क्या है, यहाँ कान में मान लो, ठीक है। अब देखो, ये अगर मान लिया मैंने, हमारा क्या है मुख है, हमारा क्या है फेस है। तो मुख के अंदर ये जो पार्ट होता है ना, यहाँ गला, जिसे हम गला बोल देते हैं, यहाँ पे हमारा एक उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या बोलेंगे उसे, कंठ, है ना। जो हमारा पहला उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। कंठ के जस्ट ऊपर ये जो गले का भाग होता है ना, अंदरूनी भाग, जैसे हम क्या बोल देते हैं, काग भी बोलते हैं, शायद काग बोलते हैं, यहाँ की तरफ बिल्कुल गले में ऊपर की तरफ, इसे बोलता जाता है तालु। ये क्या है, तालु या तालव्य। बात समझ आई। सबसे नीचे कंठ, ये वाला भाग, और उसके ऊपर जस्ट जहाँ हमारा ये वाला पोर्शन है, जहाँ मेरी उंगली है, इसे बोलेंगे तालु। तालु के ऊपर अब हमें अपने मुंह के अंदर आना है, ठीक है। मानो ये हमारा मुख है, ये हमारा क्या है मुख। मुख के अंदर यही होता है ना कंठ, पीछे की तरफ, ऐसे मान लो, ये हमारा क्या है मुख। ये हमारी जीभ, ये हमारी क्या है जीभ। और जीभ के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, जो के ऊपर जो गोल गोल वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला, इसे बोलते हैं मूर्धा। क्या, मूर्धा। ये क्या है मूर्धा। और मूर्धा के बाद हमारे आते हैं दांत। यहाँ पे कहीं हमारे क्या होते हैं दांत, और दांत तो तुम समझ ही जाओगे दंत कहाँ है, दंत। और उसके बाद ये ओष्ठ। ये हमारे 5 मुख्य क्या होते हैं उच्चारण स्थान होते हैं हमारे शरीर के। पहला कंठ, उसके बाद जस्ट क्या है ऊपर की तरफ तालु। तालु के बाद जीभ के ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा हमारा मूर्धा। जीभ के ऊपर वाला पोर्शन क्या है मूर्धा। दांत तो पता ही है आपको, दांत, दंत, उसके बाद ओष्ठ। ये एक ऑर्डर में हमें याद रखने की, सबसे पहले क्या पड़ेगा कंठ, उसके बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, और मूर्धा के बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ, दंत के बाद ओष्ठ। बात समझ आई। अब मुझे जरूरत पड़ेगी इसे मिटाने की, है ना। तो देखो, अब शायद तुम समझ चुके हो कंठ कहाँ है, और नहीं भी आया तो अब देखो समझ के देखो, है ना। तो देखो, पहला वर्ग क्या है हमारा कै वर्ग। पहला वर्ग क्या है हमारा कै वर्ग। याद रखो, बोलो कै, खे, गे, गे, और हाथ रखो अपने कंठ के ऊपर। तुम्हें कहाँ महसूस होगी ध्वनि, कहाँ कंठ में, बिल्कुल कंठ में। बोलो क, ख, ग, ग, क, ख, ग, घ, क, ख, ग, घ। तो जो तुम्हारा कै वर्ग है ना, इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से। उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ से। यहाँ पे मैं इनके उच्चारण स्थान लिखता चलूंगा, है ना। तो कै का जो कै वर्ग है, उसके सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से है कंठ से। उच्चारण स्थान कहाँ से कंठ से। अगला वर्ग है हमारा चै वर्ग। अगला वर्ग है हमारा चै वर्ग। और चै वर्ग के वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, बोलो च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। पहले बोलो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। कै के जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ तुम्हें मिलेगा, और उस भाग को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, तालु। क्या बोलेंगे, तालु। तो हमारे जो चै वर्ग के वर्ण हैं, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु से। कहाँ से, तालु से। बात समझ आई। ऐसी अगला देखो क्या है टै वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ। जब ट, ठ, ड का हम उच्चारण करते हैं तो हमारा क्या है ट, ठ, ड, ढ। ट, ठ, ड, ढ का जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारा जो ट, ठ, ड
तो हमारी जीभ जस्ट ऊपर, वही जो हमारा मूर्धन्य वाला पार्ट था ना, मूर्धा, जीभ के ऊपर जस्ट जो गोल वाला हमारा हिस्सा है, वहां पर हमारी जीभ जाकर लगेगी, वहां पर हमारी जीभ जाकर लगेगी। तो उस जो उच्चारण स्थान को हम क्या बोलते हैं? मूर्धा। ठीक है, बोलो ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड। तो जीभ एकदम ऐसे मुड़ के तुम्हारी कहाँ लगेगी? मूर्धा के ऊपर जाके लगेगी। बात करते हैं तय वर्ग की, है ना, तो बोलो तय थ द ध। जीभ जस्ट तुम्हारे अंदर की तरफ जो ऊपर वाले दांत है वहां से शुरू होगी, तय, है ना, क्या है? त थ द ध, त थ द ध। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से। कहां से? दंत से। बात समझ आई? कहां से? दंत से। बोलो प फ ब भ। होठ पकड़ के देखो, बिना होठों के बोलने की कोशिश करो, नहीं बोल पाओगे। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ या होठ, है ना, ओष्ठ या होठ, एक ही बात है, तो लिख दो ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ से क्या होता है इनका उच्चारण? इनका उच्चारण कहां से होगा? ओष्ठ से। किसका? पै वर्ग का। अब हम याद रखने का तरीका क्या है? अब हम एक वर्ड, वो शब्द याद रखें ना, वर्ण जो था हमारा कचट तप, क च ट त प। अगर हमें याद है पहले कै वर्ग, फिर च वर्ग, फिर टै वर्ग, फिर टै वर्ग और फिर पै वर्ग आता है, तो हम इन्हें भी आसानी से याद रख सकते हैं। पहले क्या आता है? कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। तो पहले हम इनको एक क्या है क्रम में लिखेंगे, फिर इनको उनके सामने क्रम में लिख दें तो हमारा मैच हो जाएंगे आराम से, बिल्कुल, है ना। तो ये तो हमने बात करी किसकी? स्पर्शी व्यंजनों के उच्चारण स्थान की, स्पर्शी व्यंजनों के उच्चारण स्थान की। यहां से एक बार और समझ लो, जो हमारे क ख ग घ और ये क्या है, इनका तो खैर अलग ही केस है, एक लाइन में लिखवा दूंगा। ये जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं ना, पंचम वर्ण, इन्हें कहते हैं नासिक्य। ये कैसे हैं? नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण, है ना। तो नासिक्य वर्ण क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण के समय, मैं आगे भी लिखवा दूंगा, जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख से निकलने वाली जो हवा है वो नाक और मुंह दोनों से निकले, है ना। तो 5 तो ये हैं और एक हमारा अंग, है ना, ये मात्र 5 तो ये और छठा ये ऐसे ही वर्ण हैं जो नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। डायरेक्ट तुमसे पेपर में पूछ लेगा निम्नलिखित में से नासिक्य वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से नासिक्य वर्ण कौन सा है, डायरेक्ट तुमसे पूछेगा, बिल्कुल सीधे सीधे। तो कौन कौन से होते हैं? 5 वर्गों के पंचम और एक अंग, है ना। अंग को क्या बोलते हैं हम? अनुस्वार भी बोलते हैं। अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार भी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब जो है हमने इनका तो उच्चारण स्थान समझ लिया। अभी हमारे और जो वर्ण बचे हुए हैं उनका उच्चारण स्थान भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, अच्छे तरीके से लिख लेता हूं मैं इन्हें, है ना। इन्हें क्या है, मैं अच्छे तरीके से लिख लेता हूं। चलो अब एक एक वर्ण का क्या है उच्चारण करके हम लिखते चलेंगे। हमारे उच्चारण स्थान मैंने तुम्हें कितने बचाए? पहला है कंठ, पहला क्या है? कंठ। दूसरा तालु, तालु या तालव्य एक ही बात है, कंठ या कंठ है एक ही बात है ना। तीसरा है मूर्धा, तीसरा क्या है? मूर्धा। और चौथा दंत और 5वां ओष्ठ। हरी बात समझ? 5वां क्या है? ओष्ठ। चलो अब पांचों में हम पांचों वर्गों को तो पढ़ चुके ना भाई। जो हमारा कै वर्ग है, क ख ग घ, किस में आता है? किस में? कंठ में। तो कै वर्ग, है ना, कै वर्ग किस में आएगा? कंठ के। उच्चारण स्थान कै वर्ग का कहाँ है? कंठ से, है ना। बोलो च छ ज झ, कैसे थोड़ा सा ऊपर उसकी ध्वनि हमें महसूस होगी, क्या हो जाएगा? तालु। तो च वर्ग कहाँ जाएगा? तालु में, है ना। च कै च, उसके बाद क्या आएगा? टे वर्ग, है ना। बोलो ट ठ ड ढ ढ, ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ। तो जीभ हमारी फोल्ड हो गए, घूम के कहाँ जाएगी? मूर्धा की तरफ जाएगी। तो हमारा जो टे वर्ग है, टे वर्ग कहाँ जाएगा? मूर्धा में, है ना। अब देखो अगला क्या है? अगला क्या है? तय वर्ग। अगला क्या है हमारा? तय वर्ग। बोलो तय थ द ध, तय थ द ध न। तो जीभ जो है हमारी पीछे की तरफ से कहाँ लगेगी? दांतों के ऊपर वाले दांतों के पीछे, है ना। तो वो दांत ही तो है, तो ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे दंत में? कौन सा आ जाएगा हमारा? क च ट पै वर्ग। पै वर्ग कहाँ जाएगा हमारा? दंत में। एक बचा हमारा क्या? पै फै बै भै। इसका तो तुम सीधा सा तुम्हें समझ ही आ जाएगी, हमारे होठ चल रही। पै फै बै भै, पै फै बै भै मैं। तो क्या है तुम्हारा?
पै फै, यहाँ आ जाएगा तय वर्ग, सॉरी तय थे दे धन, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा पै वर्ग, है ना। आई बात समझ? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो कोई भी समझ ना आ रही हो तो उच्चारण स्थान करके देखो, है ना। बोलो क ख ग घ, क ख ग घ कंठ, च छ ज झ, च छ ज झ, कहाँ पे? तालु, ट ठ ड ड, जीभ फोल्ड हो गई तुम्हारी, ऊपर लग गई कहाँ पे? मूर्धन्य। बोलो त थ द ध न, त थ द ध न, जीभ कहाँ लग गई? दांत के ऊपर लग गई तुम्हारी जीभ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? पै वर्ग, पै वर्ग बोलो पै फै बै भै, पै फै बै भै, पै फै बै भै। तो बात समझ आ गई? पै वर्ग कौन सा है? हमारा ओष्ठ वर्ग है। ओष्ठ वर्ग क्या है? हमारा पै वर्ग। चलो उसके बाद आगे देखते हैं, स्वर भी तो हैं और भी तो व्यंजन बचे हुए हैं। तो देखो एक ट्रिक तुम्हें लगानी है, कौन सी? जो मैं बताऊंगा अभी। तो देखो इसके साथ साथ कै वर्ग में कौन आता है? ए, आ और है, ए आ और है, ये तुम्हें याद रखने। उच्चारण भी कर सकते हो, ए कै, एक जैसा उच्चारण है ना, आ कै, एक जगह उच्चारण स्थान हुआ है, तो इनका उच्चारण बिल्कुल एक जगह है। कहां से है? कंठ से। और जब तुम्हें पता है ए और ए मिलके क्या बनाते हैं? ए और ए मिलके बनाते हैं अह, विसर्ग, इसका उच्चारण है अह। तो जब ए और ए यहाँ है तो अह भी यही होना चाहिए, बात मेरी जायज है ना। जब ए और है यही है तो अह भी यही होना चाहिए। तो ये वर्ण हमारे किसके अंदर आते हैं? कंठ के अंदर आते हैं। याद करने का तरीका भी कर सकते हो। देखो कंठ हमारा पहला वर्ग है और ए हमारा, ए और आ हमारे पहले स्वर हैं, ठीक है। तो स्वर की शुरुआत कहां से हुई है? कंठ से हुई है। और है पे हमारे वर्ण है ना, लगभग व्यंजन तो समाप्त हो जाते हैं ना है पे। तो स्वर शुरुआत भी कहां पे है? कंठ में, और अंत भी कहां पे? है में। और अंग ये अह, तो तुम ऐसे भी याद करो, ए और अह यहाँ है तो अह भी यही है, ठीक है। अब बात करते हैं तालु, तालु, ठीक है। तालु में भी कुछ शब्द, अब देखो पहले मैं तुम्हें वो ट्रिक बता देता हूँ, इसकी बात कर रहा था मैं। तो हमारे जो है क्या होते हैं? तीन जो दो वर्ग हैं हमारे, कौन से? श श श और य र ल व, दो वर्ग हैं हमारे, श श और श, और उसके बाद है, और य र ल और व, य र ल व। पहला वर्ग कौन सा है? संघर्षी, ऊष्मी, और दूसरा अंतस्थ व्यंजन। तो हमें क्या करना है कि भाई पहला वर्ग तो हमारा कंप्लीट हो गया, पहला वर्ग तो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद है इसके साथ आ गया, है पहले वर्ग में आ गया, तो है के साथ व को भी काट देंगे, है के साथ क्या है? व को भी काट देंगे। और उसके बाद तीनों वर्ण तीनों वर्गों में ऐसे ही लिख देंगे, जो से, ये वाला से, उसके बाद ये वाला से, उसके बाद ये वाला से। देखो ये वाला से इसके साथ आया, ये वाला से इसके साथ आया, और ये वाला से इसके साथ आया। ऐसे ही व को भी काट दिया हमने, तो ये इसके साथ आया, रे इसके साथ आया, और ले इसके साथ आया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? तो श श श य र ले, हमने है हमारा पहले किसके साथ गया? है हमारा किसके साथ गया भाई? है हमारा कंठ के साथ गया, तो हमने व को भी छोड़ दिया, है को छोड़ दिया तो व को भी छोड़ दिया। बात ठीक है? बात समझ आ रही है? हमने क्या करा? पहला तो वर्ग छोड़ दिया और अंत के दो क्या छोड़ दिए? वर्ण छोड़ दिए। बात ठीक है? अब देखते हैं आगे की तरफ। तो देखो इसके बाद क्या है? तालु में हमारी आती है दोनों ई। बोलो ई, 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 ई और ई कहाँ आएंगे? हमारी दोनों तालु में, ठीक है। ई, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। ई और ई, ई और ई हमारी कहाँ आएंगे? दोनों तालु में। और उसके बाद देखते हैं हम क्या? देखो रे, रे कहाँ आया हमारा किसके साथ? मूर्धन्य। बोलो रे, 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 जी फोल्ड हुई ना। ये ऐसे ही नहीं लिखे मैंने, सह का तो तुम्हें याद करना पड़ेगा कौन सा सह क्या है, क्योंकि सह का उच्चारण स्थान थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर सकते उसका, है ना। ये बोलो ये कंठ में कहाँ है? कहाँ है? तालु में है ना। ये रे बोलो रे, 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 जीभ ऊपर घूम गई। ले बोलो ले, ले, ले कहाँ लगेगा? जीभ के वहीं से, दांत के ऊपर से शुरू कर ले। तो देखो जब रे है और इसका उच्चारण क्या होता है? री, इसका उच्चारण क्या होता है? री। तो ये हमेशा रे के साथ रहेगा, रे के साथ रहेगा ना हमारा भाई, रे के साथ रहेगा क्योंकि इसका उच्चारण स्थान री है। तो जैसा ही री बोला जाएगा ऐसा ही रे बोला जाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है। और उसके बाद पै में कुछ नहीं आता। और पै वर्ग में हमारे दो वर्ण और आते हैं, कौन सा? उ और उ, उ और उ, दोनों क्या है? ओष्ठ। दोनों में क्या चलेंगे? हमारे होठ, है ना। उ और उ हमारे कहाँ आएंगे? किस में आएंगे? उ और उ ओष्ठ में। कौन से वर्ग में? ओष्ठ वर्ग में उ और उ। अब देखो कुछ हमारे क्या बच गए?
कुछ बच गए ना हमारे भाई, कुछ हमारे स्वर बच गए। तो देखिए बात करते हैं हम जो हमारे बचे हुए 4-5 स्वर है ना, अभी 4-5 स्वर बच गए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक वह भी बच गया, ये ले मैंने लिख दिया लेकिन वह बच गया। तो देखते हैं कैसे कैसे उनका उच्चारण स्थान होता है। तो देखिए एक तो बच गया हमारा ए और एक आय, एक ओ और एक औ, ये बच गए। एक बच गया हमारा वह, है ना, एक बच गया हमारा वह। थोड़ा सा लाइन खींच के अलग कर दो, है ना। अब देखो मैंने तुम्हें जब स्वर पढ़ाए थे तो स्वर में मैंने बताया था कि ये क्या है, ये संयुक्त स्वर हैं। ये कैसे स्वर थे, संयुक्त स्वर। और मैंने तुम्हें बताया होगा कि ए जो है हमारा किस किस से मिलके बना है, ए और ई, ए और ई से मिलके बना है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो भी ए और ई से ही मिलके बनेगा। तो देखो ए का उच्चारण स्थान कहाँ है, कंठ, कहाँ है, कंठ। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु। तो ये हो जाएगा हमारा कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। इसको क्या बोल देंगे हम, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। तो दिख रहा है ना, देखो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ दिख रहा हो तो मैं अलग लिख दूं कहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओ, अब ऐसे ही ओ भी हमारा क्या था, एक संयुक्त स्वर था, है ना। थोड़ा नीचे लिख लेता हूं, है ना। ये क्या है, ए और ई, ये दोनों किस किस का मेल है, ए और ई का, याद रखने के लिए, वैसे होता भी यही है। और ओ और औ, ओ और औ, दो हमारे क्या है स्वर, ओ और औ। तो देखो मैंने ये भी पढ़ाए थे संयुक्त स्वर में ही आपको। तो ओ और औ किस किस का मेल है, ए प्लस उ। ए का मेल जब किससे होता है, उ से होता है, तो हमारी कौन सी ध्वनि बनती है, औ। तो देखो ए का उच्चारण स्थान फिर कहाँ है, कंठ ही है, फिर कहाँ है, कंठ ही है। उ का स्थान कहाँ है, ओष्ठ, उ का स्थान क्या है, ओष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ ए, कंठ ओष्ठ है, ठीक है। अब एक वह तुम्हें अलग से याद रखना पड़ेगा, वह बोलो वह, है ना। तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक ही ऐसा क्या है तुम्हारा वर्ण आया है, ऐसी व्यंजन एक ही आया है जिसका हमें अलग से याद रखना पड़ेगा। तो वह की ध्वनि होती है दंतोष्ठ, दंत ओष्ठ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे, दंत ओष्ठ। वह की ध्वनि कहाँ है, दंतोष्ठ, वह की ध्वनि होती है हमारी दंत ओष्ठ। आई बात समझ, वह की ध्वनि दंतोष्ठ। बोलो वह, ओष्ठ तो चल रहे हैं हमारे, वह। तो द के नीचे की तरफ जो हमारे नीचे वाले दांत हैं वहां पे हमारी जीभ लगती है वह में, तो ये होता है दंत ओष्ठ। आशा कर रहा हूं कि सारे जो तुम्हारे उच्चारण स्थान है तुम्हें समझ आए हो। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूं। देखो कंठ में क्या है, कैवर्ग, कैवर्ग का उच्चारण कंठ से है, चैवर्ग का तालु से, टैवर्ग का मूर्धा से, और ऐसे तय वर्ग का दंत और पै वर्ग का ओष्ठ से हमारे उच्चारण स्थान थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए आ है और है, ए आ ए और है हमारे कहाँ आएंगे, कंठ में, है ना। श, ये ट्रिक थी हमारी, पहला छोड़ दो, है ना, और उसके बाद लास्ट वाला ये वर्ण छोड़ दो, श लिखो सीधे सीधे, ये रे ले लिखो, है ना। वह छोड़ दिया यहाँ पे और है छोड़ दिया, क्योंकि है तो पहले ही आ गया, बात समझ आई। उसके बाद श और ये रे ले लिखेंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ई और ई उच्चारण स्थान में देखो, ई और ई कहाँ पे है हमारा, तालु में। अब जहां रह है वहीं री, रे बोलो रे, जीभ फोल्ड होगी, री बोलो जीभ भी फोल्ड होगी, कहां पे, मूर्धा, मूर्धा हमारा जीभ के ऊपर वाला पार्ट है ना। उसके बाद यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, उ और उ, उ और उ, बात समझ आ रही है ना। उ और उ हमारे होठों का क्या है, प्रयोग हो रहा है, तो ओष्ठ, ये भी क्या होंगे, ओष्ठ। अब बात करते हैं किसकी, ए और अय, ओ और औ और वह। तो हमारा ए जो है, ए जो ए है हमारा अय, ये किस किस का मेल है, ए और ई का। तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ, और ई का उच्चारण होता है तालु। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, कंठ और तालु से, कंठ और तालु। ऐसे औ, ए और औ का मेल है, तो कंठ ओष्ठ। वह का हमें याद रखना है क्या है, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। अब देखो एक लाइन तुम्हें लास्ट में और लिखनी है ना, एक लाइन और लिखनी है, जो ज्यादा जरूरी तो है नहीं लेकिन फिर भी जरूरी है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन तुम्हारे प्रश्न पूछा जा सकते हैं ना। तो मैंने तुम्हें बताया कि हमारे जो वर्ग हैं, पांचों वर्ग हैं, उनका जो अंतिम वर्ण है, पांचों वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो कैसा होता है, नासिक्य वर्ण होता है ना। नासिक्य वर्ण क्या होते हैं, ऐसे वर्ण, ठीक है, नासिक्य वर्ण। तो नासिक्य वर्ण वो होते हैं जहां ध्वनि हमारे मुंह और नाक दोनों से निकले, है ना, मुंह और नाक दोनों से। जो सांस है ना हमारा, भाई सांस के साथ ध्वनि भी आती है, ध्वनि तो खैर मुंह से ही आएगी। जो श्वास है हमारी, जो हवा है हमारी, नाक और मुंह दोनों से निकले। तो ये होते कौन कौन से हैं, पंचमाक्षर,
पंचमाक्षर का अर्थ है पांचवा अक्षर, वर्ग का पांचवा अक्षर। कौन कौन से होते हैं? अंगा, इया, ण और तै, थे, दे, धे, ने, हैं? पै, फै, बै, भै, मैं, ने और मैं। ठीक है, उसके साथ एक और होता है तुम्हारा अंग, इसे बोलते हैं हम क्या? अनुस्वर। क्या है ये? अनुस्वर। ठीक है, तो ये 5 और एक 6 वर्ण ऐसे होते हैं जे का क्या होते हैं? नासिक्य। नासिक्य का अर्थ है इनके उच्चारण में ध्वनि हमारे नाक और मुंह दोनों से निकलेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की वीडियो तुम्हें समझ आई। थोड़ी डिफिकल्ट थी, थोड़ा साउंड वाउंड का भी ऐसा ही था, है ना, पसीना भी है, गर्मी भी है, कोई दिक्कत नहीं है, कर रहे हैं कोशिश अपनी तरफ से, है ना। तो उम्मीद है कि तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए मददगार हो। और अंत में ही कहूँगा कि अगर थोड़ा सा भी मेहनत तुम्हें हमारी दिख रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हर उस व्यक्ति तक पहुँचाओ जो इसका फ़ायदा उठा सकता है ना, हमारी मेहनत का जो थोड़ा सा भी फ़ायदा उठा सकता है, हर उस व्यक्ति तक पहुँचाने की कोशिश करो। और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।